अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समय से गन्ने की बुआई का क्या महत्व है। डॉक्टर अनिल सिंह साहब ने बताया बड़ी कि क्या महत्व है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गन्ने की बुआई के लिए जो न्यूनतम तापक्रम है वो 16 डिग्री और अधिकतम तापक्रम है 32 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 16 से लेकर के अगर 32 डिग्री के बीच में अगर तापक्रम है तो उस बीच में अगर हम बुआई करते हैं तो हम जमाव बेहतर पाएंगे। इसीलिए जब लेट में हम बुआई करते हैं, तापक्रम अधिक हो जाता है गेहूं की कटाई के बाद, तो बुआई हालांकि किसान भाई करते हैं लेकिन जमाव उतना अच्छा नहीं प्राप्त होता है। तो उसमें जमाव बढ़ाने के लिए फिर बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और दूरी भी कम करनी पड़ती है जी उसका किसान भाई। लेकिन वो जो उचित तापक्रम पे या उचित समय पे हम जो बुआई कर लेते हैं उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता हो। निश्चित रूप से अगर हम इस बीच में अगर बुआई करते हैं 15 फरवरी से लेकर के और 30 मार्च के बीच में बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से बाद में जो हमारी फसल की बुआई करते हैं उसकी तुलना में उपज निश्चित रूप से इसकी बिल्कुल अधिक होगी। तो समय का ये महत्व है और इसीलिए सभी फसलों का एक समय निर्धारित किया गया है कि किस समय पे हम कौन सी फसल की बुआई करें। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आइए हम जो 5T का दूसरा टी है उसके बारे में बात करते हैं। बात होती है कि टॉप पोर्शन गन्ने की बुआई करना चाहिए। डॉक्टर अर्चना, हम चाहेंगे क्यों टॉप पोर्शन की ही बुआई करनी चाहिए? क्योंकि किसान भाई कई बार अभी भी देखा जाता है फील्ड विजिट के दौरान कि कूड़ों में खड़ा गन्ना डाल देते हैं और उसमें फिर गड़ासा काटते हैं या नहीं भी काटते हैं। तो हम चाहेंगे ज़रा आप किसान भाइयों को बताएं कि क्यों ये कहा जाता है कि ऊपरी हिस्से की बुआई हमें करनी चाहिए। एक्चुअली ये है कि जो हमारा पौधा है, जो शुगर केन का प्लांट है, उसमें एक एपिकल डोमिनेंस करके एक प्रक्रिया होती है। उसमें जो ये होता है कि जो आपका गन्ना है जब वो ग्रो करता है, उसकी जो शूट टिप है वो ग्रो करती है, तो उसमें एक हार्मोन बनता है जी। उसमें एक हार्मोन बनता है जो ऑक्सिन हम इसे बोलते हैं और इंडोल 3 एसिटिक एसिड वो हार्मोन है। तो उसका क्या उसका जो वो शूट जो पोर्शन होता है, जो शूट टिप होता है उसमें वो बनता है और उसका जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, वो नीचे की तरफ आता है जी। तो ये होता है कि वो जो ऑक्सिन है, वो जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, वो जो आपके नीचे की जो बड्स होती हैं उसको स्प्राउट करने से रोकता है, उसका ये काम है। तो उससे ये होता है कि जो आपकी जो लेटरल बड्स हैं, जो बड्स आपके नीचे की तरफ है, उसकी स्प्राउटिंग रुक जाती है और वो डॉर्मेंट अवस्था में ही रहती है, मतलब उसमें कुछ भी वो सुप्तावस्था में ही होती है, तो वो उसमें कोई भी स्प्राउटिंग नहीं होती। तो इसलिए हमको एपिकल बड का काटना, शूट टिप हम इसीलिए काटते हैं ताकि उस समय जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है और उसके बाद जब हम उसे काटेंगे उसमें ऑक्सीजन कम होगा और धीरे धीरे जो हमारी बड्स हैं उनमें जमाव फिर होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारी नीचे वाली बड्स हैं उसमें से कुछ मात्रा में ऑक्सीजन का बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी वो स्प्राउट करेंगी। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रोइंग शूट टिप है उसको काटना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा जमाव जो नीचे वाली बड्स हैं उसमें नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। तो खड़ा गन्ना तो अगर हम बोएंगे तो उसमें हमारी जो निश्चित रूप से ही स्प्राउटिंग हमारी बड के नीचे हमें नहीं मिलेगी, उसमें फुटाव नहीं होगा हमारी जो नीचे जो कलिकाएँ हैं पौधे की। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम जानते हैं कि नीचे गन्ने के नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें जो चीनी होती है सुक्रोज के रूप में होती है और उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है ऊपर की तुलना में। जी जी। तो ऊपर क्या है कि सुक्रोज कम है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, नमी भी ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसके अलावा भी अगर हम गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो उसमें हमें ये भी होता है फ़ायदा कि जितना छोटा टुकड़ा होगा जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे फंजीसाइड से तो दोनों कट एंड से बहुत ज़्यादा उसमें अंदर जो है फंजीसाइड वो सोक करेगा। दूसरा मॉइस्चर भी बहुत ज़रूरी है और तीसरा हमें ये भी दिख जाता है जब हम काटते हैं गन्ने को कि कहीं पर अगर कोई इन्फेक्टेड गन्ना है या कोई डिजीज़ से ग्रस्त गन्ना है तो वो भी हमें पता चल जाएगा, तो हम उसको निकाल के अब बुआई कर सकते हैं। और इस समय तो और ये जरूरी है क्योंकि कई क्षेत्रों में रेड राट का प्रकोप देखा जा रहा है। तो जब हम गन्ने को काट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ता है कि कहाँ पे ये प्रभाव है, तो उसको भी देख करके छांट सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, मृदा अणुजैविकी वैज्ञानिक। बड़ा अहम रोल है इस समय ट्राइकोडर्मा का, क्योंकि जिस तरीके से रेड राट अपना पैर पसार रहा है, कितना अहम हो जाता है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गन्ने की बुआई के समय में। देखिए, हम सिर्फ रेड राट की ही बात ना करें, ट्राइकोडर्मा कल्चर को अपनी खेती का एक आवश्यक हिस्सा बना लीजिए। जैसे आप अन्य सारी चीज़ें डालते हैं, यूरिया, DAP या तमाम तरह की चीज़ें अपने खेत में इनपुट्स के रूप में आप प्रयोग करते हैं, आपको कसम खा लीजिए कि मुझे ट्राइकोडर्मा खेत में डालना ही डालना है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा का आज की डेट में
सिर्फ रेड रॉट ही नहीं, जितने भी फफूंदी जनित रोग हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हमारे खेत में जो भी सड़े गले पदार्थ हैं उनको सड़ा के एक आने वाली फसल को कार्बनिक खाद या कंपोस्ट खाद के रूप में भी देता है, जिसका अल्टीमेटली फायदा फसल को ही होता है। तो ट्राइकोडर्मा कल्चर जितने भी मृदा जनित फफूंदी बीमारियां हैं, चाहे वो गन्ना हो या कोई भी फसल हो, सबको रोकने में ये 100% कारगर है। अगर उस ट्राइकोडर्मा कल्चर को पैथोजन मिट्टी के अंदर मिल जाता है तो ये उसको रोक देता है जी। एक बार अगर गन्ने का रेड रॉट का पैथोजन सेट के अंदर जब चला जाता है तो ट्राइकोडर्मा कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि ट्राइकोडर्मा को गन्ना डालने से पहले खेत में डाल देना चाहिए, क्योंकि ट्राइकोडर्मा का रेड रॉट को रोकने के लिए खेत में पहले से मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मात्रा इसकी क्या होनी चाहिए? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की फसल के लिए या किसी भी फसल के लिए इसको आप बुआई से पहले जब खेत की तैयारी कर रहे हो, जुताई लास्ट होने वाली हो, उस समय आप 50 किलो या 100 किलो आपके पास कंपोस्ट खाद या सड़ी हुई खाद या कुछ ना मिले तो मिट्टी तो मिल ही जाएगी, उस मिट्टी में अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और अपने खेत में इसको छिड़कवा दीजिए। उसके बाद आप अपनी खेत की जुताई करके 24 घंटे 48 घंटे बाद जैसी आपकी सुविधा हो कूड़ निकालिए और गन्ने की बुआई कीजिए जी। रासायनिक खादों दवाइयों के साथ कूड़ में इसको प्रयोग ना करें तो अच्छा है। आप इसको बेहतर होगा कि अंतिम जुताई के समय कूड़ खुलने से पहले अपने खेत में इसको डाल दें। डॉक्टर साहब इस पर और चर्चा करेंगे हम चर्चा कर देते हैं बीज की उपलब्धता के बारे में। डॉक्टर साहब बड़ा सवाल भी आ रहे हैं, तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि जो बीज की प्रक्रिया है वो गन्ना समिति क्या प्रक्रिया है सर? डॉक्टर साहब हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या। हम रोज़ फ़ोन आते हैं, कम से कम 100 फ़ोन कि बीज आ जाएं ले जाएं। किसान भाई को पहले से पता है, मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि गन्ना 100% जितना भी बीज उत्पादन करता है वो ब्रीडर सीड होता है जी। और ब्रीडर सीड को हम सीधे किसान को नहीं देते हैं, क्योंकि जितना बीज हम उत्पादन करते हैं उस बीज की उपलब्धता को हम गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश को सूचित करते हैं। वो बीज गन्ना विकास विभाग के माध्यम से किसानों के खेत पे आधार पौधशाला बनाया जाता है। इसलिए किसान भाई डायरेक्ट ना मांगें, अपने जिला गन्ना अधिकारी या अपने सचिव महोदय से संपर्क करके आधार पौधशाला बनाने के लिए कुल बीज ले जाएं, ना कि कमर्शियल बीज उत्पादन के ले जाएं। इसलिए किसान भाइयों से पुनः अनुरोध मैं करूंगा कि अपने जिला गन्ना अधिकारी, गन्ना विकास के जो सचिव हैं या SCDI से संपर्क करके ही बीज यहाँ लेने आवें, क्योंकि सीधे यहाँ पे बीज की व्यवस्था नहीं है किसानों और को। उसका एक रीजन भी है कि जो हम लोग अभिजनक बीज देते हैं, ब्रीडर सीड देते हैं, ये प्रयास होता है कि वो फाउंडेशन में जाके प्राइमरी सीड और नर्सरी सेकेंडरी बने। एक चेन है इसकी। ब्रीडर सीड से फाउंडेशन से फिर हमारी जाए सर्टिफाइड, तब जाके कमर्शियल हम जाके बीज पहुँचता है। ये दिया जाता है किसान के लिए ही, लेकिन एक माध्यम है विकास परिषद के माध्यम से ये बढ़ जाए थोड़ा बीज, इसलिए किया जा रहा है। तो ये बीज की जानकारी, कई प्रश्न भी आ रहे थे तो मैंने इसको बीच में जाए। अगला जो हमारा सवाल है डॉक्टर साहब, बीज उपचार की बात, बीज किस तरीके से हमारा कैसा होना चाहिए बीज उपचार, बस पहले हम बीज उपचार की चर्चा करें। बीज उपचार गन्ना बुआई का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जी। मुझे लगता है 70-80% किसान जो है बीज उपचार नहीं करते हैं जी। इवन अभी बात हो रही थी गन्ना बुआई का समय या बुआई का तरीका। अभी आपने भी कहा कि किसान हमारा खेत में सीधे गन्ना डाल देता है और टाइम मिला तो गड़ासे से काट दिया और नहीं तो उसको ज़मीन में दफन कर दिया। ये बहुत ही एक गलत प्रक्रिया है। समय से बुआई कीजिए, गन्ने के 2 या 3 आँख के टुकड़ों को काट के ही बुआई कीजिए। और है अगर हम गन्ने की बीमारियों के बारे में बात करें, क्योंकि मैं आपको एक मोटी बात बता देता हूं गन्ने की बीमारियों के बारे में। एक सीधा साधा हिसाब किताब है कि एक बार गन्ना अगर ज़मीन में दफन हो गया तो हमारे हाथ से वो निकल जाता है। आपको जो करना है, ज़मीन में गन्ना डालने से पहले सारी प्रक्रिया अपना लीजिए, तभी आप गन्ने को बीमारियों से बचा ले जाएंगे। क्योंकि उस बीज को हम कम से कम 2 साल के लिए ज़मीन में दबाते हैं। 2 साल के लिए 2 साल के लिए ज़मीन में दबा देते हैं, फिर कुछ रह नहीं जाता है। जितनी भी गन्ने की हानिकारक बीमारियां हो, चाहे रेड रॉट हो, चाहे GST हो, चाहे विल्ट हो, चाहे स्मट हो, लग जाने के बाद कुछ नहीं है, उखाड़ के फेंकना, जला देना, दबा देना, और कुछ नहीं है। इसीलिए आपको शुरू से सचेत रहना है, कौन सी प्रजाति बोनी है, किस समय बोनी है, बुआई का तरीका क्या है और उपचार आपने किया है कि नहीं किया है, ये आपका बहुत ही अभिन्न अंग है। इसीलिए गन्ने के टुकड़ों को, 2 या 3 आँख के टुकड़ों को उपचारित जरूर करें, चाहे रासायनिक शोधकों के द्वारा करें, चाहे आप जैविक विधि से करें। अगर आप रासायनिक शोधक की बात करते हैं तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही पुरानी दवा है कार्बेंडाजिम।
हर कोई जानता है बहुत सस्ती दवा है आज की डेट में। थायोफिनेट मिथाइल भी एक दवा है। 0.1 से 0.2% का सोल्यूशन बना के उस गन्ने के टुकड़े को 15 से 20 मिनट तक डुबो के रखना है। कहीं कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। बड़ी जल्दी होती है किसान को अपनी बुआई ख़त्म करने की, वो सोचता है कि आफत है इसको जल्दी से हटा दिया जाए, लेकिन कोई टाइम नहीं लगता है। गन्ने के टुकड़े को काट के बोइए और उनको आधे घंटे या 15-20 मिनट तक डिप करके बोइए। ये आपके रासायनिक शोधक की बात हो गई। इसी तरह से अगर हम जैविक शोधक की बात करें तो आप ट्राइकोडर्मा कल्चर से भी अपने गन्ने के टुकड़ों को शोधित करके बो सकते हैं जी। 5% का सोल्यूशन का घोल बना के गन्ने के टुकड़े को आधे घंटे तक उस टब में भिगो के रखना होता है। उसके बाद आप उस गन्ने की बुआई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बहुत तामझाम नहीं है। किसान सोचता है कि इतनी बड़ी ये नौटंकी कौन करने जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे मैंने किसानों को देखा है गन्ने की ट्राली में पन्नी बिछा के उसमें पानी भर के गन्नों को ट्रीट करके बोते हैं। इसीलिए अगर आप करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 0238 जैसी प्रजाति आज हमारी नासमझी कह लीजिए या अज्ञानता कह लीजिए उसकी वजह से चली गई है। ऐसी प्रजातियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। इसीलिए कोई भी प्रजाति आएगी, लेकिन अगर आपने अपनी पारंपरिक खेती को नहीं बदला तो सारी प्रजातियों का यही हाल होगा जो 0238 का हुआ। मैं बताना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम से इस समय डॉक्टर जे सिंह साहब जो कि पूर्व निदेशक यहाँ पे रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा कोरोना काल में कराई गई थी। सर बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद। डॉक्टर अर्चना, एक चीज़ और मैं चाहूँगा आपसे जानना कि चूँकि इस समय रेड राट बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में किसान भाइयों को बीज गन्ना और गन्ना के अंतर को समझना होगा। तो बीज गन्ने का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? इस समय बुआई का भी समय चल रहा है। हाँ जी, एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो गन्ने की जो एज है कि किस माह में आप गन्ना ले रहे हो सीड के रूप में, वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम 6 से लेकर 8 माह तक का जो गन्ना है उसको हम बीज के रूप में लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें केवल जो हमारा बावक गन्ना है उसी से हमको सीड के लिए अपना जो बीज है वो लेना चाहिए। हमको रटून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रटून में ये दिक्कत होती है क्योंकि उसमें जो डिजीज़ेस होने की या इनोकुलम जो भी आपका डिजीज़ को डेवलप करता है वो पैथोजेंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए उससे हमें मना करते हैं कि हमें रटून वाला गन्ना सीड के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमको बहुत ही आराम से ये देखना चाहिए कि हमारे जो बड हैं, जो भी हमारी कलिकाएँ हैं, वो हमारी इंटैक्ट होनी चाहिए, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जल्दबाजी में हम बहुत जल्दी गन्ना काटते हैं और हम देखते नहीं हैं। तो अगर हम इस तरीके से हमारी बड अगर डैमेज्ड है, वो हमने बुआई कर दी तो उसका जमाव नहीं होगा। और गन्ना जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है और ट्रीटमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये है कि अगर हम ये जो सीड वाली स्टेज है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा सीड अच्छा होगा तभी हमारे जो बाकी के आदान होंगे जो हम बाद में देते हैं उसके साथ तभी सामंजस्य होगा। अगर हमारा सीड अच्छा नहीं है उसके बाद आके हमने टाइम पे अगर फर्टिलाइजर दे दिया, इरिगेशन दे दिया, कुछ भी कर लिया तो हमें वो चीज़ उससे नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से जमाव हमारा बेहतर होगा तभी हम सारे इनपुट बाद में लगाएंगे, तभी उसका मतलब है। और ये एक बड़ी अहम बात यह है कि गन्ने की जो आंखें हैं, बड हैं, वो सही होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हम खेत में गए और हमें नई वैरायटी कोई देखी, हमने सब काट के लाए। ये देखना जरूरी है कि उसकी आंखें सही हैं या नहीं है। डॉक्टर साहब, एक 5T का जो अगला पॉइंट है कि ट्रेंच प्लांटिंग, निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि परंपरागत विधि की तुलना में जो ट्रेंच प्लांटिंग है उसमें जमाव अधिक होता है। इसके बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को विस्तार से आप बताएं, क्या इसके फायदे हैं और कैसे बुआई करें ट्रेंच प्लांटिंग? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर हम बुआई अपने सही ढंग से नहीं करते हैं जी तो वहाँ हमारी उपज घटती है जी। तो जो ट्रेंच प्लांटिंग है ये एक ऐसी विधि आई कि जिससे किसानों की दशा ही बदल गई जी। इससे किसानों की सबसे ज़्यादा उपज बढ़ी और जो प्रदेश की हमारी जो औसत उपज है ये ट्रेंच ही एक टेक्नोलॉजी की देन है जी। वैरायटी के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा देन है ट्रेंच मेथड जी। तो ट्रेंच मेथड से अगर किसान भाई बुआई करते हैं तो सबसे पहले आपने जैसे बताया कि जमाव बढ़ जाता है जी। दूसरी चीज़, जो भी हम खाद और या पानी देते हैं नाली, ट्रेंच का मीन नाली विधि से बुआई। ट्रेंच 1 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा हम ट्रेंचर से बना लेते हैं जी। उसी में
हम बुआई करते हैं, 2 आँख के टुकड़े चाहे 1 आँख के टुकड़े जी। इसमें 2 तरह की बुआई, एक लाइन से बुआई की जा सकती है और पेयर ड्रॉप बुआई करती है। जिन किस्मों की उपज अच्छी आ रही, जैसे 118 है और जो हमारी उपज जो ज़्यादा उपज देने वाली उसको 1 लाइन बो सकते हैं। जिन किस्मों की उपज थोड़ी कम है उसको पेयर ड्रॉप से बो सकते हैं किसान भाई। तो इसको अगर सबसे पहले क्या करना है, टंचर से टंच बनाना है, 1 फीट गहरी 1 फीट चौड़ी, और उसी में आपको कार्बनिक खाद डालना है, रासायनिक खाद डालना है। उसके बाद आपको बुआई करनी है उसमें जी। ये भी देखा गया है यहाँ पे कि जहाँ हम ट्रेंच विधि से बुआई किए हैं वहाँ पे हमारे रोग कीटों का प्रकोप भी कम होता है, क्योंकि एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच की दूरी होती है 4 फीट जी। उसमें हम ट्रेंच से बुआई करने में हमारा एक दूसरी फायदा और है कि हम अंता फसल भी ले सकते हैं उसी में। 2 लाइनों सिंचाई जल की बचत भी होती है, और सिंचाई जल की बचत होती है। कीटनाशक या बीडीसाइड का जो प्रयोग करते हैं वो हमारी लाइनों के बीच में होती है। तो इस प्रकार अगर किसान भाई ट्रेंच विधि से बुआई करते हैं तो अधिक उत्पादन के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का गन्ना पैदा होगा, कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे, जल की खपत कम होगी, और जो हम खाद दे रहे हैं वो पूरा पौधों को ही मिलेगा। बसंत काल में डॉक्टर साहब इंटर क्रॉप भी ले सकते हैं, मूंग या उड़द की अंतर? बिल्कुल बिल्कुल। बस अगर ट्रेंच विधि से बुआई कर रहे हैं या रोज स्पेस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो आप इस समय मूंग कर सकते हैं, उड़द कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जो शहर के नज़दीक उनका खेत है वो सब्जियों के फसल में भिंडी की फसल ले सकते हैं, टमाटर की फसल ले सकते हैं। अब तो किसान भाई खीरा भी करने लगे हैं, क्योंकि गन्ने का जमाव ट्रेंच में 15-20 दिन के 25 दिन के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि नाली में रहता है धीरे धीरे बढ़ता है, 3 महीने 2 महीने से ऊपर लग जाता है। उसी बीच में हम 2 या 3 महीने की फसल, छोटी फसल ले सके अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य यह है कि आज की जो पूरी चर्चा का जो अगर हम सार करें, निष्कर्ष बात करें, तो गन्ना बुआई की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हमें बहुत ही ध्यान से करना है। सामान्य तौर पर यह होता है कि हम कितना जल्दी बुआई करके अब इस काम को पूरा कर लें, लेकिन यहीं पे हम थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। जैसे बीज उपचार की बात हुई, अभी वैज्ञानिक गणों ने बताया कि बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है, गन्ने की कटाई बहुत आवश्यक है, और कम से कम जो गन्ने का टुकड़ा हम ज़मीन में बुआई करते हैं, दबाते हैं, 2 साल के लिए दबाते हैं। तो जो भी करना है बुआई की प्रक्रिया को पूरा आराम से करें, ध्यान से करें, तभी हम जमाव बेहतर और सारा खेल जमाव का ही है। अगर आपने जमाव बेहतर कर लिया तो आपने आधा काम कर लिया। तो मुझे लगता है कि आज की जो वार्ता रही बसंतकालीन गन्ने की बुआई पे पूरा ये फोकस हम लोगों का रहा कि आप बुआई के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में अभी जुड़ गए हैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, वैरायटी की बात हम आपसे चाहेंगे, किसान भाइयों के बड़े सवाल भी हैं। हालांकि थोड़ा सा आज बड़ा नेटवर्क का डिस्टर्बेंस रहा, इसलिए हम लोग इधर बाहर आकर के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और 2-3 प्रोग्राम चूँकि नहीं हुए थे चुनाव ड्यूटी की वजह से, किसानों की बड़ी जिज्ञासा थी। तो वैरायटी की बड़ी मांग है किसान भाइयों में कि चाहे वो कोसा 13-235 की बात हो या कोलक 14-201 की बात हो या 15-023 की बात हो। उपलब्धता के बारे में डॉक्टर अनिल सिंह साहब ने बताया कि ये चूँकि एक प्रक्रिया है। मैं चाहूँगा कि इनके बारे में, पहचान के बारे में मेरा जो ये है कि इस समय बहुत, अगर हम उसको कहें कि एक तरह से धांधली भी चल रही है। धांधली मीन्स इस सेंस में कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि 13-235 की डिमांड बहुत है, 14-201 की डिमांड बहुत है, तो वो किसी दूसरी वैरायटी को भी इन वैरायटियों का नाम लेकर के किसानों को दे रहे हैं, और फिर वो साल भर बाद जब गन्ना होता है तब पता चलता है कि ये वैरायटी नहीं है। तो ये जो वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा डिमांड हैं, इनकी थोड़ी सी पहचान आप बता दें। धन्यवाद डॉक्टर पाठक जी। सभी किसान मित्रों, सबसे पहले तो वैरायटी आप सब जान रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है आपकी उत्पादकता के लिए, वो एकदम केंद्र का धुरी है। दूसरी बात ये कि आपकी जागरूकता को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप उन वैरायटीज़ की डिमांड करते हैं जो हमारे रिसर्च स्टेशन पे भी चल रही हैं, जो हमारी टेस्टिंग में हैं। चूँकि हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता है, सबका वेलकम है, और आप लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे लेबल्स भी लगे रहते हैं, तो आप उनके नाम जान लेते हैं, और अच्छी बात है, जागरूकता अच्छी बात है। लेकिन इस जागरूकता को आप थोड़ा सा और बढ़ाइए और इस बात पर केंद्रित करिए कि जो हमारी स्वीकृत किस्में हैं आप उन्हीं को स्थान दीजिए। कोई भी अस्वीकृत किस्म या हमारी पाइपलाइन की किस्म, इनको आप अपने खेतों में ना ले जाएं। पहली सलाह तो मेरी यही है जी। दूसरी बात यह है कि शीघ्र पकने वाली और मध्य देर से पकने वाली किस्मों की एक लंबी लिस्ट है, और वो लिस्ट ऐसी है कि आपके पास उस, जैसे कहते हैं कि थाली में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं,
एक ज़माना था कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के नाम पर सिर्फ कोशा 687 या कोजे 64 हुआ करती थी, लेकिन आज आपके पास अर्ली मैच्योरिंग की और मिड लेट मैच्योरिंग की दोनों ग्रुप की एक लंबी सीरीज़ है। शीघ्र पकने वाली किस्मों में आपको लख 14201, जिसको कि बहुत ज़्यादा आप डिमांड उसकी हो रही है, और मैं आपको उसका एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोग इसे कुशीनगर में कर रहे हैं। ये हमारे नवीन हमारे डायरेक्टर साहब श्री वीके शुक्ला जी के नाम से आप परिचित हैं। ये हमारे अपर गन्ना आयुक्त विकास, ये को लख 14201 के फील्ड पे खड़े हुए हैं, और मेरा ये इच्छा हुई कि आपको ये ज़रूर दिखाए। इसके साथ साथ में जो वैरायटीज़ हैं वो कोशा 13231, देखिए 35 को तो सब जान रहे हैं, ये देखिए कोशा 13231। ये चित्र जो है ये वेस्टर्न यूपी के एक काश्तकार का है। ये राकेश कुमार शर्मा जी हैं, आप हो सकता है इनमें से सब परिचित भी हों। उन्होंने ये फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पे दिया था, और एक बेहतरीन किस्म है। इसके बाद ये है कोशा 13235, जिसको कि आप बहुत ज़्यादा दीवाने हो गए हैं, और मुझे इस बात का हर्ष है कि बहुत कम ब्रीडर ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन काल में उनकी वैरायटी पॉपुलर हो जाती है। ये कोशा 13235 है, सहज 5। ये तो रही आपकी महत्वपूर्ण किस्में, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वैरायटी उनके जाने के बाद जो है प्रचलित होती है। को लख 94 184 जैसे उनके ब्रीडर चले गए उसके बाद में। अब को 0238 जो है वो किस्म इतनी ज़्यादा आप लोगों ने लोकप्रियता उसको दे दिया और इतने क्षेत्रों में फैला दिया कि मोनोकल्चर नाम का जो शब्द है वो शर्मंदित हो गया। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि एक ही चीज़ का फैलाव बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो इतने एरिया में आप ना बढ़ाएं कोई भी किस्में हों। और जो नई किस्में हैं, जैसे डॉक्टर पाठक जी इस बात में इंटरेस्टेड थे कि उनका आप मुख्य पहचान बता दीजिए, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं पहचान आपको बताने का प्रयास करूँगा। को लख 14201, सबसे पहले आप अगर खेत पे खड़े होंगे, पत्ती उसकी देखेंगे तो एकदम उसकी पत्ती 84-36 की तरह खड़ी खड़ी दिखाई पड़ेगी। ये खड़ी हुई जो पत्ती होती है, लेकिन 84-36 से थोड़ी सी ये पतली होगी। गन्ना इसका जो है वो थोड़ा सा जो है पैचेस लिए हुए है, गांठें इसकी थोड़ी छोटी हैं, आँख इसकी जो है उभरी हुई बिल्कुल नहीं है, चिपकी हुई आँख है। एक साइड में हल्का सा कान दिखाई पड़ेगा उसमें, जहाँ से कि अगोला इसका निकलता है। गन्ने में अगर हाथ लगा के देखेंगे तो थोड़ा सा एक मोम का वलय दिखाई पड़ेगा, एक हल्का सा मोम का वलय दिखाई पड़ेगा। अगर आप उसको अंगूठे से या किसी सिक्के से या किसी चीज़ से आप उसको खुरचेंगे तो एक आपको। कोशा 13235 जो है उसका गन्ना तो मोटा है, ठोस गन्ना है, आँख उसकी थोड़ी उभरी हुई दिखाई पड़ेगी, जैसे कछुए की पीठ होती है उस तरह से आँख दिखाई पड़ती है, उभरी पड़ेगा। ये भी इसकी एक खास पहचान है। और थोड़े थोड़े से लीफ शीट के ऊपर लाल रंग के हल्के हल्के धब्बे दिखाई पड़ेंगे, तो ये तो इसकी मुख्य पहचान होगी। इसके साथ साथ में कोशा 15023 वैरायटी जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, और निस्संदेह जितनी भी प्रचलित ये भी किस्में आप देख रहे हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा जल्दी पकड़ने वाली किस्म है। इसको एक्स्ट्रा अर्ली हम कह सकते हैं, इसमें हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में इसमें काफ़ी केयर की ज़रूरत है, कीड़े वगैरह का प्रकोप भी इसमें देखा गया है, पेड़ी की उत्पादकता भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ प्रचलित हो रही है। आप उसको धैर्यपूर्वक बोएं। गन्ना इसका पीला हरा टाइप का है, देखने में तो आपको लगेगा कि ये को 0118 की तरह है, क्योंकि इसकी गांठ भी एक के ऊपर एक रखी हुई दिखाई पड़ेगी आपको, लेकिन इसका गन्ने का रंग जो देखेंगे वो पीला हरा दिखाई पड़ेगा, एकदम हरियाली लिए हुए गन्ना दिखाई देगा जी। और आँख, इसकी जो आँख है वो भी थोड़ी मीडियम टाइप की है, बहुत उभरी हुई नहीं है। एक खास पहचान और बता देता हूँ, को 15023 की पत्ती जो है इसकी पीली हरी है, और जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ पर छोटा सा एक कान दिखाई पड़ेगा एक साइड में, और इसमें कांटे भी होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। हम वैरायटी पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो अभी इसके पहले ऑल द बेस्ट। मैं सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी अहम जानकारी देने के लिए सभी किसान भाइयों का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रही, आज नेटवर्क डिस्टर्ब रहा, जिसकी वजह से हम लाइव आप लोगों के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए हैं। उस फेसबुक पर ही हम आप जिसका जो सवाल होगा उसका जवाब हम दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगले मंगलवार को पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।